नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रामगढ़ में खड़ी कार में लगी आग, गोड्डा से रांची जा रही नई गाड़ी जलकर राख। घटना के वक्त सवार गाड़ी से थे बाहर। रामगढ़ जिले के मांडू में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे खड़ी एक मारुति सुजुकी कार में अचानक आग लग गई। गोड्डा से रांची जा रही ये कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के समय कार में सवार लोग शांति मानसरोवर ढाबा होटल में खाना खाने रुके थे। खाना खाकर बाहर आने पर उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी धूं-धूं कर जल रही थी। स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। ये घटना मांडूडीह इलाके की है। कार के मालिक विभा मंडल देवघर में एनआरईपी विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। विभा मंडल ने बताया कि ये गाड़ी बिल्कुल नई थी और इसी साल 2 जनवरी को खरीदी गई थी। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो में पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को हाईवा ने मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल, हाईवा जब्त, चालक गिरफ्तार। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा रोड के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक तेज रफ्तार हाईवा ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसे पुलिस वाहन पलट गया। इस हादसे में गाड़ी में सवार 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाईवा तेज गति से आ रहा था। ओवरटेक करने के प्रयास में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि ये हादसा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में सड़क जाम के दौरान पुलिस कार्रवाई में व्यक्ति घायल, थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मेन रोड पर बुधवार की दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब सड़क जाम के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान अतुल कुमार सिंह यानी एमआर के रूप में की गई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे भुरकुंडा मेन रोड पर अचानक जाम लग गया था। जाम के बीच एक वैगनआर कार एक स्कूल बस के सामने खड़ी थी, जिसके कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसी दौरान भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता मौके पर पहुंचे और जाम हटाने का प्रयास करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जाम हटाने के दौरान थाना प्रभारी और कार चालक अतुल कुमार के बीच कहासुनी और बहस हो गई। बात बढ़ने पर थाना प्रभारी ने लाठी चला दी, जिससे अतुल कुमार के सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। घटना के बाद पुलिस ने घायल अतुल कुमार को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बाद में थाने में थाना प्रभारी और अतुल कुमार के बीच फिर से बहस हुई। इस मामले में थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मुझे जानबूझकर बदनाम करने के लिए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। अतुल कुमार और मनीष कुमार की वजह से जाम लगा था। हम रेड से लौट रहे थे और जब जाम खुलवाने गए तो उन्होंने धमकी दी कि मुझे सस्पेंड करवा देंगे। मैंने अपना परिचय भी दिया, फिर भी उन्होंने बहस और हाथापाई शुरू कर दी। झारखंड में ठंड ने बढ़ाई रफ्तार, 14 जिलों का तापमान 20 से नीचे, खूंटी सबसे ठंडा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के असर से झारखंड में सर्दी तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य के 14 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रांची से सटे खूंटी का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 5 डिग्री कम है। इस तरह खूंटी फिलहाल राज्य का सबसे ठंडा जिला बन गया है। रांची का न्यूनतम तापमान भी गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम है। वहीं जमशेदपुर में 3 और डाल्टनगंज में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दिन का तापमान हल्का बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 2 दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 8 नवंबर से तापमान में दोबारा गिरावट शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल सुबह के समय कोहरा या हल्की धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। 10 नवंबर तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, जिसके बाद धुंध और गहराने तथा न्यूनतम तापमान में और गिरावट की उम्मीद है।
राज्य भर में 3,88,509 लोगों को चाहिए रोजगार, नियोजनालयों में कराया है रजिस्ट्रेशन। राज्य भर में 3,88,509 लोगों को रोजगार की तलाश है। इन लोगों ने राज्य के विभिन्न नियोजनालयों में रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 2,72,341 पुरुष, 1,16,147 महिला और 21 ट्रांसजेंडर शामिल है। 19 साल तक 32,262, 20 से 39 साल तक में 3,18,870 और 40 साल से अधिक आयु वर्ग में 37,377 लोगों को रोजगार की तलाश है। राज्य के 13 जिलों में 10,000 से लेकर 44,000 से अधिक लोगों को रोजगार चाहिए। इन जिलों में पाकुड़, गोड्डा, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और पलामू शामिल हैं। सबसे अधिक पलामू में 44,788, धनबाद में 37,046, बोकारो में 36,517, पूर्वी सिंहभूम में 32,450 और राजधानी रांची में 29,695 लोगों को रोजगार की तलाश है। एक्शन में चुनाव आयोग, 3 विधानसभा के 22 प्रत्याशियों पर गिर सकती है गाज। पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों पर अब गाज गिर सकती है। आयोग ने ऐसे 22 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 13 विधानसभा क्षेत्रों के 22 उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का विवरण निर्धारित समय में जमा नहीं किया है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट कहा है कि आयोग का निर्देश बेहद साफ है। निर्धारित अवधि के भीतर सभी प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण देना होता है। इसके बावजूद 22 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से ऐसे सभी प्रत्याशियों से जवाब तलब किया गया। इसके बावजूद उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई है। चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर वैसे प्रत्याशी 6 साल तक के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग के प्रावधान के अनुसार अगर प्रत्याशी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ऐसे के मामलों में उम्मीदवार अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक मौका देते हुए आरोप के घेरे में आए सभी प्रत्याशियों को 1 महीने का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का मौका दिया है। रिम्स निदेशक ने जताई नाराजगी, लापरवाह सफाई कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने कैंपस में स्वच्छता व्यवस्था पर असंतोष जताया है। निदेशक ने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद सफाई एजेंसी के कर्मचारी परिसर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थिति ये है कि उनके आवासीय परिसर में भी कई स्थानों पर पेड़ों की पत्तियां और कचरा इकट्ठा पड़ा है। स्वयं पहल करते हुए डॉक्टर राजकुमार ने सुपरवाइजर की मदद से परिसर में फैली पत्तियों को उठवाया और स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं बल्कि रिम्स परिवार के हर सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी है कि परिसर को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाए रखें। निदेशक ने बताया कि कुछ कर्मचारी सुपरवाइजर के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और काम के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना, ईमानदारी से कार्य करना और परिसर को स्वच्छ रखना हर कर्मचारी का कर्तव्य है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से नहीं निभाएंगे तब तक स्वच्छ और स्वस्थ रिम्स का लक्ष्य अधूरा रहेगा। बोरियो विधायक ने किसानों को 50% अनुदान पर दिए गेहूं बीज, ऑफिस में स्टाफ नदारद मिलने पर डीसी को जांच के निर्देश। साहिबगंज जिला के मंडरो प्रखंड में मंगलवार को प्रखंड परिसर में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों के बीच गेहूं बीज वितरण मुख्य अतिथि बोरियो विधायक धनंजय सोरेन द्वारा बारी बारी से सभी किसानों को गेहूं बीज का वितरण किया। वहीं लगभग 20 किसानों को 50% अनुदान पर प्रति किसान को 40 किलोग्राम के पॉकेट गेहूं बीज का वितरण किया गया। धनंजय सोरेन ने इस दौरान कहा कि सरकार समय से पहले किसानों को गेहूं बीज उपलब्ध करा रही है ताकि किसान समय पर खेतों में बीज बुवाई कर सके। इसके लिए सरकार किसानों को मौसम के अनुसार सभी प्रकार का बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार किसानों को हर संभव मदद कर रही है। बीज वितरण से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। धनंजय सोरेन के प्रखंड परिसर में पहुंचने के साथ ही सभी स्टाफ रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में 3 ही स्टाफ मौजूद थे। बीडीओ व सीओ जिला मीटिंग के लिए गए हुए थे, जिसके बाद प्रखंड सह अंचल में स्टाफ कमी देखकर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। विधायक ने लोगों से कहा कि दूर दराज आदिम जाति व्यक्ति पहाड़ों से चलकर प्रखंड परिसर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटकर जाना पड़ता है। वहीं विधायक उपायुक्त को दूरभाष पर इसकी जानकारी दिया और कहा कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए ताकि आम जनता को तकलीफ नहीं हो।
देवघर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर की अंधाधुंध फायरिंग, हालत गंभीर। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जंगल के पास बुधवार की सुबह करीब 7 बजे बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी की घटना में 25 वर्षीय झालर निवासी पंचायत समिति सदस्य पति विक्की यादव घायल हो गए हैं। उनके दाहिने कान में गोली लगी है। आनन फानन में विक्की यादव को मोहनपुर स्थित सीएससी केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल विक्की यादव ने बताया कि वो बाइक सीमेंट लाने सुधीर यादव के दुकान जा रहे थे, तभी अगनुआ जंगल के पास 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हत्या करने की नीयत से उस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक गोली उसके दाहिने कान में लग गई। बताया कि एक घर में घुसकर किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो अपराधी वहां से भाग निकले। शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया का जेल में नाचते वीडियो वायरल। शराब घोटाला मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों का जेल के अंदर नाचते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। जेल की हवा खाकर आए लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वीडियो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के एक विशेष हॉल का है, जहां कैदियों को कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। वीडियो में जो शख्स नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया बताया जा रहा है। विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी ने जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया समेत इस केस के सभी आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गई थी। जेल के अंदर का वीडियो वायरल होने से सवाल ये उठता है कि क्या जेल में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है? अगर हाँ, तो जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया? इससे पहले हजारीबाग जेल में बंद एक कैदी के पास भी मोबाइल पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हजारीबाग जेल के जेलर समेत अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं पिछले महीने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के कई अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई थी। विधु गुप्ता प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी हैं। उन पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम की आपूर्ति की थी। इसके लिए उसने दोनों राज्यों के अधिकारियों को करीब 90 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। वो सिर्फ नकली होलोग्राम की ही आपूर्ति नहीं करता था, बल्कि छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ मिलकर पूरे सिंडिकेट को मैनेज करता था। धनबाद के बरमसिया ओवरब्रिज 5 नवंबर से 45 दिनों के लिए बंद, शुरू हुआ मरम्मती कार्य। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर बुधवार से बरमसिया ओवरब्रिज का मरम्मती कार्य शुरू हो गया है। मरम्मत के तहत पुल की गार्डवॉल की मजबूतीकरण और ऊपरी सड़क पर सुधार कार्य किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से पुल को पूरी तरह बंद रखा गया है। बुधवार सुबह 60 बजे से अगले 45 दिनों तक इस पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं ताकि लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। भारी मालवाहक वाहनों के लिए एफसीआई गोदाम से भूदा होते हुए बलियापुर मार्ग को निर्धारित किया गया है। वहीं बरमसिया, भूदा और मणईटाड़ की ओर से आने जाने वाले छोटे वाहनों के लिए मणईटाड़ से हावड़ा मोटर, धनसार चौक, जेपी चौक, बिरसा चौक, श्रमिक चौक होते हुए रणधीर वर्मा चौक से हीरापुर जाने का मार्ग तय किया गया है। हीरापुर से बरमसिया की ओर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग में रणधीर वर्मा चौक, श्रमिक चौक, बिरसा चौक, जेपी चौक, धनसार मोड़ और हावड़ा मोटर शामिल है। वहीं बरमसिया पुल के बंद होने से स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि तय किए गए वैकल्पिक रास्ते न केवल लंबे हैं, बल्कि इनमें ट्रैफिक जाम की भी समस्या रहती है। स्थानीय निवासी पार्थो ने कहा कि ऐसे कमजोर पुल आखिर बनाए ही क्यों जाते हैं, जो कुछ वर्षों में ही जर्जर हो जाए। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मरम्मती कार्य में सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द पुल को सुरक्षित रूप से दोबारा चालू किया जा सके। अनुराग गुप्ता का डीजीपी पद से इस्तीफा, नए डीजीपी की तलाश शुरू। झारखंड के बहुचर्चित डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनके इस्तीफे को अभी मंजूर नहीं किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर नए डीजीपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के साथ ही राज्य सरकार को नए डीजीपी की नियुक्ति अनिवार्य हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार अनुराग गुप्ता ने कल शाम मुख्यमंत्री आवास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर गर्मी काफी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार कल अनुराग गुप्ता द्वारा इस्तीफा देने के बाद आज उन्हें सीएमओ बुलाया गया था, लेकिन सुबह उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं बताई गई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री लुगुबुरु में आयोजित घंटाबाड़ी धोरुंग घाट में आयोजित राजकीय महोत्सव में हैं। मुख्यमंत्री के शाम रांची पहुंचने के बाद डीजीपी के मामले में अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है।
यहाँ मालूम हो कि पिछले 2 महीने से ही अनुराग गुप्ता को लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा शुरू हो गई थी। जब से उनका एसीबी और सीआईडी का प्रभार सरकार ने ले लिया था, उसी समय से उनका सरकार के साथ संबंध बेहतर नहीं बताया जाने लगा था। इधर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डीजी रैंक के अधिकारी एमएस भाटिया और प्रशांत सिंह नए डीजीपी के रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें एमएस भाटिया का नाम ऊपर है। धनबाद में छठ पर्व में लगे मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से 3 घायल। आक्रोशितों ने झूला संचालक को पीटा। झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र स्थित बीएनआर कॉलोनी में छठ पूजा के अवसर पर लगे मेले में मंगलवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। मेला परिसर में लगा तारामाची का झूला अचानक टूट गया, जिससे 2 महिलाएं और 1 पुरुष नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से झरिया के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। घटना के बाद मेला स्थल पर अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने झूला संचालक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही बोरागढ़ ओपी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने झूला संचालक को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुटी है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आयाम, 207 एएलएस एम्बुलेंस खरीद को मिली स्वीकृति। झारखंड सरकार ने राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 207 एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी एएलएस एम्बुलेंस की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल 1 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अजय कुमार सिंह ने बताया है कि प्रत्येक एम्बुलेंस की अनुमानित करती 50 लाख रुपए होगी। एम्बुलेंसों की खरीद झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअल 2024 के तहत न्यूनतम निविदा पद्धति से की जाएगी। वर्तमान में राज्य में कुल 440 एम्बुलेंस 108 आपातकालीन सेवा के तहत संचालित हो रही हैं। इनमें से 207 एम्बुलेंस 8 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी हैं। इन जर्जर एम्बुलेंसों को नियमानुसार रद्दी घोषित कर नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा किया जाएगा। नई एम्बुलेंसों का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा 108 इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विसेज के अंतर्गत किया जाएगा। संचालन पर होने वाला खर्च भारत सरकार से प्राप्त सप्लीमेंट्री पिप फंड से वहन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर राज्य योजना बजट से भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के मोरहाबादी स्थित वेंडा मार्केट में नशेड़ियों का अड्डा, निगम के दावे पर उठे सवाल। शहर के मोरहाबादी स्थित वेंडा मार्केट नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। दिन भर यहां सिगरेट पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। सार्वजनिक स्थानों पर नशा करना कानूनन प्रतिबंधित है, लेकिन नगर निगम के अपने बनाए मार्केट में ही खुलेआम सिगरेट और गुटखा की बिक्री हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार वेंडा मार्केट की ज्यादातर चाय नाश्ते के दुकानों पर धड़ल्ले से सिगरेट और गुटखा बेचा जा रहा है। दुकानदारों को न तो किसी कार्रवाई का डर है, न ही किसी अधिकारी की रोक टोक की। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो लोगों ने बताया कि यहाँ सब सेटिंग से चलता है, हर किसी का हिस्सा तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऊपर से नीचे तक सब कुछ सेट है तो कार्रवाई कौन करेगा। स्थिति ये है कि पूरा वेंडा मार्केट अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। महिलाएं और परिवार वाले यहाँ सब्जी या जरूरत के सामान लेने जाने से कतराते हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि निगम एक ओर शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के दावे करता है, वहीं उसके अपने मार्केट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सभी दुकानों में खुले आम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर निगम अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब नगर निगम अपनी ही मार्केट में नशा और प्लास्टिक पर रोक नहीं लगा पा रहा, तो पूरे शहर में सफाई और प्लास्टिक मुक्त अभियान की सफलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। रांची पीएमएलए कोर्ट से 8 आरोपियों को समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले मामले में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल सहित 8 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिस पर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दे दिया है। अब कोर्ट इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। उक्त तिथि तक सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है। ईडी ने चौथे आरोप पत्र में ठेकेदार राजेश कुमार को आरोपित किया है। इसके अलावा उसकी कंपनी मेसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित किया है।
विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कुछ महंगी गाड़ियां जब्त की गई थीं। ठेकेदार ने वीरेंद्र राम को ये गाड़ियां दी थीं। जांच के दौरान ठेकेदार से गहन पूछताछ हुई थी। इसमें ठेकेदार ने स्वीकार किया था कि उसने वीरेंद्र राम को घूस के तौर पर 1.88 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा टोयोटा इनोवा और टोयोटा फॉर्च्यूनर भी दिया था। ठेकेदार राधा मोहन साहू ने वीरेंद्र राम को 39 लाख रुपए घूस और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर दिया था। ये गाड़ी राधा मोहन ठेकेदार के बेटे अंकित साहू के नाम पर निबंधित यानी रजिस्टर है। रांची में मंत्री इरफान अंसारी व चालक कल्याण संघ ने की घायल बस ड्राइवर की मदद। रांची से कोलकाता जाने के क्रम में झारग्राम थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हुए व्हाइट हॉर्स नामक बस के चालक मोहम्मद असलम को बस चालक कल्याण संघ की ओर से 75,000 रुपये सहायता प्रदान की गई। घायल चालक को इलाज के लिए रांची के लाइफ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी मिलते ही बस चालक कल्याण संघ ने इसका संज्ञान लिया और चालक के इलाज के लिए आगे आई। संघ ने रांची कोलकाता रूट पर चलने वाले सभी बस चालकों से बातचीत की, जिसके बाद सभी ने मिलकर अपने 2 दिन की सैलरी संघ को दी। इस सामूहिक सहयोग से चालक का इलाज संभव हो सका। संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से भी संपर्क किया, जिन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात कर 90,000 रुपये की राशि माफ कराने में मदद की। बस चालक कल्याण संघ के सचिव राणा बजरंगी सिंह ने बताया कि हादसे के बाद बस मालिक ने चालक के इलाज में कोई आर्थिक मदद नहीं दी। उन्होंने केवल एम्बुलेंस भेजकर अस्पताल में भर्ती कराया और फिर कोई हालचाल नहीं लिया। संघ के हस्तक्षेप के बाद बस मालिक से 25,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दिलाई गई। संघ का कहना है कि वो हमेशा बस चालकों के हित और सहायता के लिए तत्पर रहेगा और भविष्य में भी इसी तरह सहयोग करता रहेगा। इस अवसर पर बस चालक कल्याण संघ के सचिव राणा बजरंगी सिंह, प्रदेश सचिव संजू चौहान और कार्यकारी सदस्य अब्दुल करीम उपस्थित थे। बिजली बोर्ड की 4 कंपनियों के 4,500 पेंशनधारियों को पेंशन की आफत। गुजर गया दिवाली और छठ, नहीं मिला पैसा। बिजली बोर्ड से अलग होकर बनी 4 कंपनियां झारखंड ऊर्जा विकास निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखंड उत्पादन निगम लिमिटेड के लगभग 4,500 पेंशनधारियों को अब तक पेंशन नहीं मिल पाया है। छठ और दिवाली के गुजर जाने के बाद भी पेंशनधारी पेंशन की आस में है। इसकी वजह यह है कि राज्य में 1 महीने बाद भी नई ऊर्जा सचिव की पोस्टिंग नहीं हो पाई है। ऊर्जा सचिव के अप्रूवल से ही पेंशन की राशि निर्गत की जाती है। ऊर्जा सचिव झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी का पद 1 अक्टूबर से ही रिक्त है। इसका विभाग की व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। इस पद पर पहले राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव अविनाश कुमार ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी और बिजली वितरण निगम के एमडी के पद पर पदस्थापित थे। अविनाश कुमार को मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद ये पद रिक्त हो गया। फिलहाल ऊर्जा विभाग सहित बिजली कंपनियों में सिर्फ रूटीन काम ही निपटाए जा रहे हैं। नीतिगत फैसलों में भी देरी हो रही है। बोर्ड मीटिंग नहीं हो पा रही है। वहीं एनटीपीसी, डीवीसी समेत अन्य बिजली उत्पादन कंपनियों को ऊर्जा विभाग से भुगतान नहीं पा रहा है। कई जिलों में बिजली आपूर्ति की शिकायतें बढ़ी हैं। उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ी परियोजनाएं जैसे स्मार्ट मीटरिंग, ग्रामीण विद्युतीकरण और लाइन लॉस नियंत्रण योजना की रफ्तार भी धीमी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल का तंज, सीआईडी का दुरुपयोग कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। कहा है कि राज्य की बहुचर्चित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये मामला न्यायालय के अधीन है, तब भी झारखंड सरकार और उसकी एजेंसियां छात्रों की आवाज उठाने वाले अगुआ कुणाल प्रताप को डराने धमकाने में जुटी है। आगे लिखा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामले को लगातार उठाने वाले कुणाल प्रताप और प्रकाश पोद्दार को सीआईडी द्वारा नोटिस भेजा जाना ये दर्शाता है कि हेमंत सरकार अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सीआईडी का दुरुपयोग कर रही है, असली दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 28 लड़के जो नेपाल पेपर पढ़ने गए थे और उनमें से जो 10 लोग पास हुए हैं, सीआईडी ने उन 10 में से सिर्फ 1 को आरोपी बनाया है, बाकी 9 लोगों को आरोपी नहीं बनाया गया है। बाबूलाल ने कहा कि जिन स्थानों पर पेपर लीक की बातें सामने आई हैं और जिनका उल्लेख एफआईआर में भी किया गया है, जैसे नियामतपुर, रांची, हजारीबाग, पटना और मंत्री रेजिडेंसी, क्या इन सभी जगहों पर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों से परीक्षा से 2-3 दिन पहले तक का कॉल डंप निकालकर सत्यापन किया गया? क्या इन स्थानों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई? साथ ही नेपाल के जिन होटलों में अभ्यर्थी ठहरे थे, क्या वहां पर सही ढंग से जांच की गई या किसी प्रकार की फिजिकल जांच की गई?
खंभरा इको पार्क का होगा संपूर्ण विकास, जापान सरकार का मिलेगा साथ। जंगल की वादियों में स्थित खंभरा में नवनिर्मित इको पार्क क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय क्षेत्र बनता जा रहा है। ये इलाका धीरे धीरे पर्यटन क्षेत्र की तरह विकसित हो रहा है। अब इस इको पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जापान सरकार हाथ बटाएगी। जापान के प्रतिनिधियों के साथ वन विभाग, रांची और हजारीबाग की टीम ने खंभरा पहुंचकर इको पार्क का जायजा लिया। जापान के प्रतिनिधियों को इको पार्क बहुत पसंद आया है। प्रतिनिधियों ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि इको पार्क को और भी बेहतर बनाने के लिए जापान सरकार भारत सरकार का सहयोग करेगी। इस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि तत्कालीन विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल से सरकारी स्तर पर जिस उद्देश्य के साथ खंभरा स्थित डैम को इको पार्क के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई थी, जिसकी काफी बेहतर होने की संभावना है। उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वन विभाग, रांची और हजारीबाग की टीम के साथ जापान सरकार के प्रतिनिधियों की टीम खंभरा स्थित इको पार्क पहुंची। टीम ने पार्क के चहुं और भ्रमण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया और संभावित विकास का रूपरेखा तैयार किए जाने की बात कही है। बता दें कि खंभरा स्थित डैम को जब से इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है, तब से यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यहां जलपान के लिए कई तरह की दुकानें भी सज गई हैं। यहां कई बोट भी हैं जिस पर सवार होकर पर्यटक डैम का सैर करते हैं। डैम के रास्ते में स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है जो रात में पार्क की सुंदरता को चार चांद लगाती है। टीम में वन विभाग हजारीबाग के अधिकारी अनिल अग्रवाल, सरिया वन विभाग के अंशु पांडे, रंजन कुमार, सुदीप गंजू सहित जापान सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। GSSC CGL पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट का फैसला रिजर्व। इस बीच मुद्दा उठाने वाले कुणाल प्रताप सिंह को CID का नोटिस। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी GSSC CGL पेपर लीक प्रकरण में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसले को रिजर्व कर लिया है। इस बीच पेपर लीक मुद्दा को लगातार उठाने वाले कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश पोद्दार को CID ने कांड संख्या 2/2025 में नोटिस भेजा है। ये केस आयोग की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसमें आयोग ने अपने आवेदन में कहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पेपर लीक को लेकर गलत सूचना फैलाकर आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि इसी कांड संख्या 2/2025 मामले में झारखंड सरकार के अधिकारी संतोष मस्ताना को CID ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संतोष मस्ताना ने इस पेपर लीक कांड में स्वयं उपस्थित होकर व्हाट्सएप के साक्ष्य दिए थे। जिस दीपिका कुमारी और मनीष के बयान के आधार पर संतोष मस्ताना को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, वही दोनों व्यक्ति इस केस में इंटरवीनर यानी हस्तक्षेप करता है और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।